इसमें एक पॉइंट को पहले लिख लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट कि किसी बॉडी को किसी पॉइंट के बहुत इनफाइनाइट डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। ये पॉइंट लिख लीजिए, किसी पॉइंट के बहुत किसी बॉडी को इनफाइनाइट डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है। रटते हुए नहीं, प्रैक्टिकली इसको सोचिए भी क्यों ऐसा बोल रहा है। आप ब्रैकेट में लीजिए, मीन्स ब्रैकेट लिखिए, मीन्स इनफाइनाइट टॉर्क के डायरेक्शन पॉसिबल है। मीन्स इनफाइनाइट टॉर्क के डायरेक्शन पॉसिबल है। ये क्यों बोलना है, इसको भी सोचते हुए नोट करिए। सब कुछ सोचते हुए नोट करना है, सिर्फ आंख बंद करके नोट नहीं करना है, बस सोचते हुए नोट करिए। वो दो टर्म आप लिख लिए ना, यस आर क्या है और एफ क्या है। अगले आर और एफ के बीच का एंगल कितना होगा बताइए। आर और एफ के बीच एंगल कितना होगा 180 माइनस। कोई दिक्कत किसी को भी? थीटा ही होगा। शुरू में डाल रहा है कितना होगा, टेल टू टेल मिलाते हैं ना, इसको आगे बढ़ाएंगे तो थीटा आएगा। और थीटा मतलब लिख लीजिए उसके अंदर डायग्राम में थीटा ये बनाइए और लिखिए थीटा है एंगल बिटवीन आर एंड एफ। जैसे आप ये लिखे थे ना, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये लिखे थे ना, और उसके नीचे लिखिए आर एफ साइन थीटा एटा है। ये लिखने के बाद फिर लिखिए थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड आर एंड एफ, आर एंड एफ, एंगल बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है। ये एफ का डायरेक्शन किधर है, ये अंदर, प्लेन के अंदर, ये पोजीशन वेक्टर है। बताइए यहाँ पर आर और एफ के बीच का एंगल कितना होगा 90। ठीक है। किसने में थीटा नहीं चल रहा है। हाँ, यहाँ पर आर और एफ के बीच का एंगल 90 होगा। ठीक है, तो इस टाइप में कहीं भी अगर उलझाया जाए तो उलझना नहीं है। अब ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ उसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे इस पॉइंट का बहुत ऐसे हिंज था, क्लियर, और हम दो जगह ऐसा फोर्स लगा रहे हैं, मतलब फोर्स इस तरीके से लगा रहे हैं दो जगह कि रोटेट ही नहीं करेगा। बताइए कौन कौन सा है, मतलब दो तरीके से कैसा हम फोर्स लगा दें कि फोर्स लगने के बावजूद भी रोटेट ही नहीं करेगा। जहां से वो फ्री है रोटेट करने के लिए चारों तरफ, आप वहां फोर्स लगाइए तब भी रोटेट नहीं करेगा। या फिर इस रॉड पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाइए तब भी ये रोटेट नहीं करेगा। अच्छा, दोनों रीजन बताइए क्या है। यहाँ पर लगाए तो क्यों नहीं रोटेट किया, ये तो प्रैक्टिकल हो गया कि भाई प्रैक्टिकल से बात है कि अगर यहाँ फोर्स लगाएंगे तो रॉड नहीं रोटेट करने वाला, ठीक है। यहाँ फोर्स लगाएंगे तो रॉड रोटेट, ये तो प्रैक्टिकल हो गया। मैथ्स में बताइए, मैथमेटिकली इसमें क्या जीरो हुआ था कि टॉर्क जीरो हो गया, क्योंकि घुमा नहीं वाला टॉर्क जीरो, ये घुमा नहीं तो टॉर्क जीरो, तो इसका रीजन है आर जीरो हो गया। क्लियर। अच्छा, कैसे आर जीरो हो गया, क्योंकि आर क्या होता है, फोर्स
और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो भी आगे बताएंगे कैसे ये बोलना है, लेकिन प्रैक्टिकली जो दिख रहा है उसके हिसाब से जहां पर एक्सिस है वहीं फोर्स लगा तो दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए तो R 0 हो जाएगा। अच्छा, अगर इस रॉड को घुमाना है, हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे नीचे डायरेक्शन में, तो क्या घूमेगा ये? अगर नीचे डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो घूमेगा? रीजन बताइए। 180 डिग्री sin 180 0 नहीं, 180 नहीं होगा, sin 0 जीरो 180 दोनों पे जो है साइन 0 होता है ना, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 1 भी 0 होता है। तो ये फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे, तो ये रोटेट नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है? रोटेट नहीं करेगा मतलब क्या? 0, टॉर्क 0। ऐसे फोर्स लगाया, नहीं रोटेट किया, मतलब क्या? 0, टॉर्क 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर जो है पॉइंट ऑफ फोर्स क्या है? पॉइंट ऑफ फोर्स का पॉइंट वो ये। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है या पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ है? यहाँ। आर क्या होता है? पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में आर होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ फोर्स के बीच। तो ऐसे आर हो गया नीचे की तरफ, फोर्स भी किधर लगा रहे थे? नीचे की तरफ। तो प्रैक्टिकली ये देख पा रहे थे प्रैक्टिकल में कि रोटेट नहीं कर रहा था, लेकिन मैथमेटिकली क्या हो गया कि रोटेट नहीं, टॉर्क 0 आ गया, थीटा क्या हो गया? तो क्या जो प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं क्या वो मैथमेटिकल बोल रहा है क्या वो चीज? क्लियर? तो यहाँ पर इसका 2 एग्जांपल लेते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन के लिए। पहला, इसके बहुत ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है ये। एक, अगर इस पर लगा दिया फोर्स तो R के 0 होने की वजह से टॉर्क 0 होगा, नहीं घूमेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इस पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो रॉड है, अब यहाँ पर फोर्स हम ऐसे लगा दिए, उस केस में भी क्या 0 हो गया? तो देखिए, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ फोर्स की तरफ R होता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ फोर्स की तरफ R होता है, यही R है। अब फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या 0 हो गया? इसके वजह से साइन 0 तो टॉर्क 0। तो जो प्रैक्टिकल वही मैथमेटिकली भी प्रूफ हो रहा है। तीसरा और एक प्रैक्टिकल करते हैं, इसको भी आप बताइए। जैसे ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इसके बाद रॉड जो है वो ऐसे इस तरीके से हैंग कर रहा है। जैसे यहाँ पर तो फील करना थोड़ा कठिन होगा, हम इमेजिन करते हैं डोर को, दरवाजे को। कभी भी दरवाजे को ओपन करते हैं तो हम लोग का एक आदत सा है कि सबसे किनारे वाले पार्ट में फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं। क्या कभी ऐसा होता है क्या कि ये दरवाजा है, ये एक्सियल रोटेशन ऐसे खुल बंद हो सकता है और हम इस एक्सियल रोटेशन के एकदम जस्ट नजदीक आकर के यहाँ से उसको ओपन करें? तो प्रैक्टिकली इसको विजुलाइज करिए, एक्सियल रोटेशन के एकदम नजदीक आकर के उसको अगर ओपन करने की कोशिश करेंगे दरवाजे को, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सियल रोटेशन के पास। और जैसे से दूर हम लोग जाते हैं वैसे से हम आसानी से उसको धक्का दे करके दरवाजे खोल सकते हैं। मतलब उतना ही ताकत एक्सिस ऑफ रोटेशन के नजदीक लगाए तो हमें ज्यादा ताकत लगाना पड़ा था, या उतनी ताकत में आसानी से नहीं घुमा था, और उतना ही ताकत लास्ट में फोर्स में लगा दिया ऐसे तो आसानी से घूम गया। इससे क्या हम सीख रहे हैं? अच्छा, इसी को हम लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, क्योंकि वो फील करना आसान था क्योंकि रोज वो दरवाजा बंद करते होते हैं। अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर फोर्स लगा करके इसको रोटेट कराना आसान है या यहाँ पर? ठीक है, फोर्स उतना ही लगा, यहाँ भी फोर्स उतना ही लगा, यहाँ भी फोर्स उतना ही लगा, लेकिन रोटेट कराना इसको आसान यहाँ पर था। इससे हम क्या सीख सकते हैं? हम ये सीख सकते हैं कि केवल घुमाने के लिए इस पर मत आइएगा। हम जो यहाँ से पॉइंट आउट करेंगे, प्रैक्टिकल से जो पॉइंट आउट करेंगे उसको सेटिस्फाई कराएंगे मैथ से। क्लियर? तो प्रैक्टिकली हम ये देख पा रहे हैं कि किसी बॉडी को, किसी रॉड को, किसी डोर को ओपन करने के लिए केवल फोर्स ही लगा देना पर्याप्त नहीं है, कहां पर फोर्स लगाना है ये भी जरूरी है। अच्छा, कहां पर फोर्स लगाना है? पहला क्या बोले, सिर्फ फोर्स लगा देना ये पर्याप्त नहीं है,
किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए, बल्कि ये भी ध्यान देना जरूरी है कि वो फोर्स लगा कहाँ पर। अच्छा, क्या ध्यान देना जरूरी है टॉर्क के लिए कि फोर्स लगा कहाँ पर फोर्स लगा, मतलब वो कहीं न कहीं आर के बारे में बोलना चाह रहे हैं। आर मतलब कहाँ पर, एक्सिस के नजदीक यहाँ पर या एक्सिस से दूर यहाँ पर, तो कहाँ पर, ये इसका जवाब दे रहा है कि इस पर भी टॉर्क डिपेंड करेगा। अच्छा, किस तरीके से डिपेंड करेगा, नजदीक फोर्स लगाएंगे तो आर कम, और जितना दूर जाएंगे आर ज्यादा। अच्छा, जब आर ज्यादा होगा तो घुमाना आसान होगा कि नहीं? यस सर। अच्छा, घुमाना आसान मतलब टॉर्क ज्यादा, घुमाना आसान मतलब किसी को आसानी से कब घुमा सकते हैं, जब टॉर्क ज्यादा होगा ना, और टॉर्क एकदम कम रहेगा तब घुमाना कठिन होगा। अरे फोर्स से रिलेट करिए ना, फोर्स ज्यादा रहेगा तो चलाना आसान होगा, और फोर्स कम रहेगा तब चलाना कठिन रहेगा, बस उसी को रिलेट करिए टॉर्क से। तो यहाँ पर उतना ही फोर्स लगाया तो किसके वजह से इसका घूमना कठिन था, पोजीशन की वजह से। और जैसे से पोजीशन बढ़ता गया, आर बढ़ता गया, वैसे से घुमाना आसान हुआ, मतलब टॉर्क ज्यादा आया। इसलिए टॉर्क का जो वैल्यू है, जो प्रैक्टिकली हम देख पा रहे हैं कि आर के बढ़ने से टॉर्क बढ़ेगा। क्लियर? आर के बढ़ने से टॉर्क बढ़ेगा। दूसरा, अगर हम किसी एक ही जगह फिक्स डिस्टेंस पर अगर एफ बढ़ा दे तो पोजीशन सेम है, लेकिन हम फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं तो टॉर्क मतलब घुमाना आसान होता जाएगा और टॉर्क बढ़ता जाएगा, इसलिए इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, यहाँ पर टॉर्क फोर्स भी था, आर भी था, यहाँ भी आर है और फोर्स है, दोनों अवेलेबल दोनों जगह हैं। लेकिन बताइए, यहाँ पर घुमा नहीं पाया और यहाँ पर घुमा पाया, मतलब यहाँ पर भी दोनों हैं, यहाँ भी दोनों हैं, लेकिन एक जगह नहीं घुमा, एक जगह घूम गया। तो इसका रीजन क्या है? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब एंगल, क्योंकि बाकी सब तो सेम है भाई। अगर टॉर्क केवल इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता तब तो यहाँ भी घूम जाता, यहाँ भी घूम जाता, लेकिन केवल ओरिएंटेशन बदलने से एक बार टॉर्क आया और दूसरी बार नहीं आया, मतलब थीटा पर भी डिपेंड करेगा। ओरिएंटेशन मतलब थीटा। इसी वजह से यहाँ पर जो टॉर्क का फंक्शन है वो आर के फंक्शन में भी आता है, फोर्स के भी फंक्शन में आता है और थीटा के भी फंक्शन में आता है। तो टॉर्क क्यों तीनों टर्म में आता है हम प्रैक्टिकली करके बता देंगे यहाँ पर। क्लियर? अच्छा, मान लेते हैं कि हम लोग, ये तो आ गया आर पर डिपेंड और ओरिएंटेशन से हो गया थीटा पर डिपेंड। अब तीसरा केस, नेक्स्ट केस लेते हैं कि रॉड यहाँ पर है और हम फोर्स को किसी एंगल पर लगा दिए। तो अगर किसी एंगल पर लगा दिए तो यहाँ पर फोर्स का दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इस कैटेगरी से मैच करेगा और एक कंपोनेंट इस कैटेगरी से मैच करेगा। ये कौन सा कैटेगरी है? पोजीशन और फोर्स के बीच का एंगल 90 है। तो अगर किसी एंगल पर होगा तो ये देखिए पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर जो फोर्स अप्लाई करे उनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो इस F का इधर आया F cos थीटा और इधर आया sin थीटा। तो ये वाला जो पोर्शन था इससे मैच कराइए तो क्या 0 दे रहा था? और ये वाला पोर्शन टॉर्क लाएगा तो थीटा के साथ तो cos भी लग सकता था, sin भी लग सकता था, tan भी लग सकता था, कुछ भी लग सकता था, लेकिन sin ही क्यों लगा? इसका रीजन यहाँ से आ जाएगा। cos वाला क्यों नहीं लगेगा, tan क्यों नहीं लगेगा, sin ही क्यों लगेगा टॉर्क के फार्मूले में, वो यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिकल भी किए, अब प्रैक्टिकल को मैथ से, मैथमेटिकल टर्म से मैच भी कराए। नोट करिए क्या पढ़ेंगे।
नोट करिए। होगी? आप सुनिएगा ध्यान से। ध्यान से सुनिएगा क्या बोलेगा। अच्छा, इन दोनों एग्जाम्पल से ये जो दोनों एग्जाम्पल या डायग्राम बना है, इसके बेस पर, क्योंकि दोनों जगह टॉर्क 0 आ रहा है, इन दोनों केस में देख रहे होंगे आप लोग, टॉर्क क्या है 0 आ रहा है। इसको किसी एक ही स्टेटमेंट से हमें सेटिस्फाई करना है कि किसी पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क कब 0 आएगा। केवल एक लाइन बोलेंगे, उसी में दोनों एग्जाम्पल आ जाएगा, कैटेगराइज हो जाएगा। वो क्या हो सकता है, हम दोबारा बोल रहे हैं, दोबारा सुनिए। किसी पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट टॉर्क कब 0 होगा, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसी से सेटिस्फाई कर जाएगा दोनों। क्या है वो? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जब पॉइंट ऑफ रोटेशन को कट करे तो टॉर्क 0 होगा। आप चेक करें इसी स्टेटमेंट को, दोनों सेटिस्फाई कर जाएगा। ये किसके बारे में बता रहा है कि कब टॉर्क 0 होगा? पॉइंट ऑफ रोटेशन के बाद टॉर्क कब 0 होगा, इसके बारे में बता रहा है। कब 0 होगा? टॉर्क कब 0 होगा? जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का लाइन, अब इतना से बढ़िया है, एक सिंपल भाषा बोलते हैं, फोर्स का लाइन जब उस पॉइंट को कट करे तो टॉर्क हमेशा 0 आएगा। देखिए यहाँ पर फोर्स का लाइन कौन है? ये है। क्या वो इस पॉइंट को कट कर रहा है क्या? मतलब टॉर्क 0 होगा। अच्छा, इसके फोर्स का लाइन कौन सा है? ये है। लाइन मतलब क्यों, इतना ही लाइन नहीं है, लाइन पूरा है, तो पीछे जाकर के उसको कट कर दिया, इसमें टॉर्क 0 होगा। तो पॉइंट टॉर्क के अबाउट पॉइंट कब 0 होगा? क्या बोलेंगे लाइन में? जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या बहुत ही खतरनाक वैसे वर्ड है, फोर्स का लाइन उस पॉइंट को कट करेगा। इसको लिखिए सिंपल भाषा में लिखिए। क्या? टॉर्क अबाउट पॉइंट तब 0 होगा, टॉर्क अबाउट पॉइंट तब 0 होगा जब फोर्स का लाइन उस पॉइंट को कट करेगा। जब फोर्स का लाइन उस पॉइंट को कट करेगा। सोचते हुए नोट करना है।
हो गया ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। अभी क्या हेडिंग था? टॉर्क अबाउट पॉइंट। अब लिखेंगे टॉर्क अबाउट एक्सिस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। टॉर्क अबाउट एक्सिस। ठीक है। अब जैसे जो है एक नट बोल्ट बनाते हैं, मान लेते हैं नट जो है किसी बोल्ट में इस तरीके से सेट, क्लियर? और इसको जो है हम लोग इस तरीके से जो है हम लोग क्लास से इसको क्या करते हैं? रोटेट कराने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली सोचिएगा सर। अच्छा, इसका डायग्राम कैसा है? हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो इसको प्रैक्टिकली कैसे सोचेंगे कि ये जो नट है वो ऐसे होगा, अब क्लास को ऐसे है और ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर ना? प्रैक्टिकली होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर ये घूम गया, अच्छा आप लोग जब नट बोल्ट ऐसे उसको जो है सेट करते हैं तो कैसे घुमाते हैं कि नट नीचे आता है? जब टॉर्क का डायरेक्शन नीचे होता है। और नट खोलना हो तो कैसे खोलते हैं? जब टॉर्क का डायरेक्शन कितना होता है? ऊपर। मतलब कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं पता नहीं होता कि वो खोलने के चक्कर में इतना कस देते हैं वो, ठीक है ना? तो जैसे ऐसे घुमाएंगे तो वो सेट होगा नीचे तरफ, तो मतलब टॉर्क नीचे। और उसको ओपन करना हो तो ऐसे घुमाते हैं। ऐसे घुमाना वो नट से खुलेगा तो ऊपर की तरफ टॉर्क लगेगा, क्लियर? ठीक है। तो ये किधर घूमेगा तो खुलेगा? ऐसे तो ऐसे, क्लियर ना? ऐसे घूमेगा तो खुलेगा। वो मैटर नहीं ठीक है। अच्छा, इसमें जो है एक्सिस सेम होगा, एक्सिस सेम होगा। अगर यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो भी खुल सकता है क्या? बताइए, नहीं खुलेगा। अगर इसको इधर खींचे तब या धक्का दे देते हैं, ऐसे धक्का दें तो रोटेट करेगा नहीं। ठीक है, दोनों केस में। अच्छा, क्या हम यहाँ से कोशिश करेंगे या फिर यहाँ से कोशिश करेंगे? यहाँ से कोशिश क्यों करेंगे? एक्सियल रोटेशन से डिस्टेंस, यहाँ से कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस कम है तो टॉर्क ज्यादा बनाना पड़ेगा, कम लगेगा। आर कम है तो टॉर्क कम लगेगा, जल्दी घूमेगा नहीं। अच्छा, मान लेते हैं फोर्स अगर ऐसे लगा तो, ऐसे लगा तो बोलेंगे इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, वो रिस्पांसिबल होगा ओपन करने के लिए, रोटेट कराने के लिए, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो रिस्पांसिबल नहीं होगा रोटेट करने के लिए। इसके द्वारा टॉर्क क्या आएगा? जीरो। और इसके द्वारा टॉर्क जीरो नहीं आएगा, क्लियर ना? और इसके द्वारा भी टॉर्क जीरो आएगा, इसके द्वारा भी टॉर्क जीरो आएगा। रीजन क्या होगा? यहाँ पर आर जीरो, फोर्स जीरो, यहाँ पर सिंस क्या जीरो है? आर। यहाँ पर क्या जीरो? थीटा जीरो। अच्छा, तो अब रिजल्ट तो वही मिल रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर दीजिए। हम ऐसा करते हैं, यहां से फोर्स को हम ऐसे लगा रहे हैं, अभी घूमे नहीं घूमेगा? कैसे लगा रहे हैं फोर्स? इसको हम ऐसे नहीं घुमा रहे हैं या ऐसे नहीं घुमा रहे हैं, बल्कि हम इसको ऐसे खींच रहे हैं इधर। क्या ना वो खुल पाएगा? प्रैक्टिकली फील हो रहा है कि नहीं खुल पाएगा? क्योंकि प्रैक्टिकली जो देखते हैं वही सही है, मैथ सही नहीं होता है। प्रैक्टिकल से मैथ बना है, मैथ से प्रैक्टिकल नहीं बना है। रीजन बताइए।
एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल हम लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा? तो लगा रहे हैं। चलिए फॉर्मूला तो जो टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ था, आर एफ साइन थीटा एटा कैप था। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर तीनों प्रेजेंट हैं। इसके पहले जितना भी एग्जांपल लिए थे, अच्छा इसके बारे में तो डिस्कस नहीं करना है। मान लो फोर्स नहीं लगा वो घूम गया, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो तो फोर्स लगा नहीं, बिना फोर्स लगाए घूमेगा नहीं, इसको हम डिस्कस नहीं करना है। एक बार ये जीरो हुआ था, एक बार ये जीरो हुआ था, तो बोले थे टॉर्क जीरो है पिछले वाले एग्जांपल में। यहाँ पर तीनों जीरो नहीं है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर तीनों जीरो है। कैसे बताइए? फोर्स कैसे लगा रहे हैं? ऐसे। अभी बच्चा ऐसे कर रहा था, जब हम ऐसे किया तो ऐसे हो रहा कोई बात नहीं। देखिए ये है। अब ध्यान दीजिएगा, हम फोर्स डॉट कर देते हैं तो बाहर की तरफ आ जाएगा डायरेक्शन डॉट। देखिए फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं तो F प्रेजेंट हो गया, जीरो नहीं है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो फोर्स है वो R भी है, ये भी जीरो नहीं है। अच्छा ये R है और ये F है, R F उनके बीच का एंगल क्या है? 90। मतलब ये भी जीरो नहीं, sin 90 हो गया। सब के सब में तभी टॉर्क जीरो है। अब ठीक है, प्लेन के बाहर फोर्स लग रहा है। लग गया तो हम बोले घुमा था, ऐसे नीचे लगा था फोर्स तो घुमा था। प्लेन ही लग रहा है। ये लॉजिक क्या प्लेन के बाहर लग रहा है, तो रीजन बताइए। बाहर लग गया, बताइए। अरे ये कहीं फोर्स भाई, देखिए अलग एग्जांपल है सर। अब मान लेना कि सबको एक पॉइंट मास बना करके एफडी मत बनाइएगा। ये एग्जांपल है समझने के लिए सर, बराबर। हाँ बताइए। टॉर्क का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। शाबाश, तो उससे क्या होगा? बहुत बढ़िया। तो उससे अंदर या बाहर थोड़े जाएगा, नीचे की तरफ टॉर्क लगेगा। नहीं, टॉर्क ये दिखा दिया, मतलब इतना सा ना रहा। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब दिमाग लगाइए, क्यों जीरो हो रहा है? तब क्यों नहीं टॉर्क क्यों नहीं है? क्योंकि टॉर्क है तो घूमेगा और हमें प्रैक्टिकली दिख रहा नहीं घूमेगा। इसका रीजन ये है सर, पॉइंट उस पॉइंट पे लगेगा ना, एक्सिस जिस पॉइंट से रोटेट हो रहा है उस पे लगेगा नीचे की तरफ। फिर से बोलिए सर इसके हम रीजन बता देते हैं, उसको मैच करा लीजिएगा अपने सोच से। देखिए इसमें है क्या? अच्छा ये जो है किस एक्सिस, केवल और केवल इसी एक्सिस की ओर घूम सकता है। क्लियर ना? ये जो नट बोल्ट है ये सिर्फ और सिर्फ अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो नट बोल्ट का जो रोटेशन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने वाला है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के रोटेशन का मतलब उसका एक्सिस उसके परपेंडिकुलर, एक्सिस उसके परपेंडिकुलर मतलब इधर होगा। ठीक है, मतलब ये घूमेगा तब जब इसका एक्सिस परपेंडिकुलर होगा। और इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे तो रोटेट कहाँ किया तो टूट जाएगा, समझो उसका जो जिसके ऊपर घूम रहा है वो टूट जाएगा ना। वो इधर नहीं घूम सकता, वो रोटेट करके बाहर निकलेगा फिर उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इसका टॉर्क किधर आ रहा है बताइए? इसका टॉर्क फोर्स ऐसे लग रहा है और आर ये है, आर ये है, एफ ये है, आर एफ बताइए डायरेक्शन आर एफ। बायां नहीं यूज करना है भाई, बायां नहीं यूज करना है, राइट यूज करना है। राइट आर एफ ऐसे नीचे आएगा ना। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स के द्वारा जो टॉर्क आ रहा है वो नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ टॉर्क आ रहा है इसके द्वारा। और इसको किसके ओर घूमना था? इसके ओर, इस एक्सिस के ओर घूमना था। तो इसका मतलब इस टॉर्क का ये वेक्टर क्वांटिटी है, घूमेगा तब इस एक्सिस के ओर।
तो इसका मतलब इस वेक्टर का कोई ना कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आना चाहिए। नहीं है। जैसे इस टॉर्क का कोई ना कोई कंपोनेंट ये दिमाग बैठे ये घूमेगा कब, जब इस एक्सिस के ऊपर टॉर्क आएगा। ये दिमाग बैठे पहले कब घूमेगा, जब टॉर्क किस एक्सिस में आना चाहिए, इस एक्सिस में, तभी वो नट बोल्ट घूम सकता है, तो नहीं घूमेगा। अच्छा, इसके फोर्स लगाने से टॉर्क किधर लगा, इधर, तो इसका कंपोनेंट तोड़िए उस डायरेक्शन में जिधर टॉर्क जब तक नहीं आएगा तब तक घूमेगा। तो इसका कंपोनेंट तोड़िए इधर, जीरो आता है। किसी भी वेक्टर का 90 डिग्री पर कंपोनेंट जीरो आता है। क्लियर? तो यहाँ पर इसका रीजन ये, इसलिए हम दोबारा बता दे रहे हैं, पहली बार सीख रहे हैं, वो सब थोड़ा भारी लगे, कोई बात नहीं। एक चीज मेरे दिमाग में बैठाइए, ये घूमेगा कब, ये घूमेगा कब, जब टॉर्क इस डायरेक्शन में आएगा। और ये जो फोर्स लगा है इसकी वजह से टॉर्क किधर आ गया। तो अगर इस टॉर्क का कोई भी कंपोनेंट अगर इधर आ गया तो उसको घुमा देगा। इसका इधर कोई भी कंपोनेंट इसमें नहीं आएगा क्योंकि 90 डिग्री पर। क्लियर? तो यहाँ पर तीनों हैं तब भी टॉर्क जीरो है। एक सर ये पूरा जो है कहानी हो जा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आप कुछ शॉर्टकट बताइए। तो इसका शॉर्टकट ये है कि पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होने के लिए एक स्टेटमेंट में क्या लिखवाए थे, पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होने के लिए एक ही स्टेटमेंट क्या लिखवाए थे, फोर्स का लाइन उस पॉइंट से अगर पास किया तो टॉर्क जीरो। बस एक्सिस वाले में आपको ये याद रखना है कि जो वो कंडीशन है वो तो रहना ही चाहिए कि उसका फोर्स का लाइन एक्सिस से पास करना चाहिए। एक तो ये जीरो करने के लिए कंडीशन है, दूसरा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल फोर्स लगा तब भी टॉर्क जीरो। बस शॉर्टकट में आकर नीट के लिए काम हो जाएगा, नीट के लिए काफी। क्या बोले, टॉर्क जीरो होने का दूसरा रीजन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल फोर्स लगेगा तो टॉर्क जीरो होगा। क्लियर? सर कोई और दूसरा बढ़िया एग्जांपल बताइए। ये दरवाजा है, ये क्या है, दरवाजा है, इसके अबाउट घूम सकता है, ठीक है। अब हम क्या किए कि यहां पर फोर्स लगाए इधर की तरफ, दरवाजे खोलने के लिए, टूट जाएगा, इधर फोर्स लगाएंगे, कभी घूमेगा नहीं। बताइए एग्जांपल उसी का है क्या, सेटिस्फाई कराइए। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां फोर्स लगा पोजीशन वेक्टर ये है, ये पोजीशन वेक्टर है। फोर्स किधर लगाया, इधर, तो R और F के बीच एंगल कितना, तो R भी प्रेजेंट, F फोर्स भी प्रेजेंट, और उनके एंगल 90 की वजह से साइन 90 वो भी प्रेजेंट। तो क्या दरवाजा घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा। ये इसका और अच्छा वाला एग्जांपल है जो हम लोग रोज दरवाजे को ओपन करते हैं घर पर। क्लियर? ये भी अच्छा एग्जांपल दिया जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए। क्या बाकी सब तो एग्जांपल पुराना है, बस यही जो था इसे लिखना था कि टॉर्क अबाउट एक्सिस तब जीरो होगा जब फोर्स का लाइन एक्सिस को कट करे या फिर एक्सिस की पैरेलल। नोट कर लीजिए। एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होने का दो फैक्टर है, एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होने का दो फैक्टर है। क्या लिखा आप लोग, एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो होने का दो फैक्टर, दो कारण है। पहला कारण, फोर्स का लाइन एक्सिस को कट करे, फोर्स का लाइन एक्सिस को कट करे तब भी टॉर्क जीरो। फोर्स का लाइन एक्सिस को कट करे तब भी टॉर्क जीरो। अब फोर्स का लाइन एक्सिस के पैरेलल हो तब भी टॉर्क जीरो। फोर्स का लाइन एक्सिस के पैरेलल हो तब भी टॉर्क जीरो।
हो गया, दो रीजन से टॉर्क 0 होगा, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट टॉर्क अबाउट पॉइंट में क्या पॉइंट रिक्वायर है कि वो बॉडी उस पॉइंट के अबाउट इनफाइनाइट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्सिस के अबाउट बॉडी केवल एक ही प्लेन में मोशन करेगा और टॉर्क का डायरेक्शन केवल एक ही लाइन के अलाउ होगा, इनफाइनाइट लाइन के अलाउ नहीं होगा, एक ही लाइन। इसको लिख लीजिए, बाद में कर दिया होगा। टॉर्क अबाउट एक्सिस, टॉर्क अबाउट एक्सिस के केस में बॉडी एक ही प्लेन में मोशन कर सकता है, बॉडी एक ही प्लेन में मोशन कर सकता है। टॉर्क अबाउट एक्सिस के केस में, टॉर्क अबाउट एक्सिस केस में बॉडी एक ही प्लेन में मोशन कर सकता है, एक ही प्लेन में मोशन कर सकता है और टॉर्क का डायरेक्शन एक ही लाइन के लॉन्ग हो सकता है, या तो अप या तो डाउन, और टॉर्क का डायरेक्शन एक ही लाइन, अपने समझ के भी लिख सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हम जो बोल रहे हैं वही लिखें, समझा तो चुके हैं ना आप लोग को। टॉर्क का डायरेक्शन एक ही लाइन के लॉन्ग हो सकता है, ये जस्ट उल्टा है किसके, पॉइंट के अबाउट टॉर्क के, वहां पे इनफाइनाइट एक्सिस पॉसिबल है, इनफाइनाइट प्लेन मोशन पॉसिबल है, यहाँ पर एक ही प्लेन पॉसिबल है। लेकिन फिर कंफ्यूजन होगा, एक पॉइंट फिर क्वेश्चन कर जाएगा, जल्दी से नोट करिएगा। हो गया, अब एक दूसरा कंफ्यूजन आ सकता है, एक क्वेश्चन पूछते हैं उसको सोचिए। अच्छा ये बताइए कि दो लाइन क्या क्या हो सकते हैं, दो के अलावा, पहला है या तो पैरेलल या तो कट कर, अनपैरेलल। अच्छा अनपैरेलल लाइन कट करता है हमेशा, अनपैरेलल लाइन, कुछ बच्चे इसे सोचना अच्छा ऐसा होता है क्या, उसमें दिमाग की जरूरत है नहीं भाई। लेकिन एक बात बता रहे हैं, ये एसआरपी वैसे तो इतना मान कर चलते हैं कि आप कुछ चीजें समझेंगे, क्लियर ना। तो लाइन के साथ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो दो लाइन पैरेलल हो सकता है या अनपैरेलल हो सकता है। अच्छा अनपैरेलल होगा तो कहीं कट करेगा तब भी टॉर्क 0, अब पैरेलल होगा तब भी टॉर्क 0। इसका मतलब जिंदगी में कभी टॉर्क आएगा, सोचिए दिमाग में भाई। अभी क्या लिखवाना है, या तो दो लाइन कट करें, वही कौन कौन सा, एक्सिस ऑफ रोटेशन और फोर्स का लाइन कट करें तब 0, अब पैरेलल हो तब 0। तो क्वेश्चन ये भी तो उठता है कि सर दो लाइन का दो ही तो पॉसिबिलिटी है, दो लाइन का दो ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो पैरेलल होगा या तो कट करेगा, तब तो कभी जिंदगी में टॉर्क आएगा ही। तो 2D में तो होता है, यहाँ 3D का हो रहा है। हम बोले इसमें क्या गलती है जो हम बोल रहे हैं, सर पोजीशन, सर पोजीशन को मारिए बोलिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दो लाइन क्या क्या हो सकता है, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। सर एक्सिस क्या बोला, सर एक्सिस से पैरेलल होगा ना, मतलब एक्सिस वाला एक लाइन, फोर्स का जो लाइन है वो दूसरा लाइन, दो लाइन या तो समझ रहे हो, हाँ एक लाइन और होता है स्क्यू लाइन। कौन सा लाइन, जैसे एग्जांपल ये दो लाइन, वही जो आप बोल रहे थे, ये दो लाइन बताइए क्या पैरेलल है, क्या 3D विजुअलाइजेशन देखते हैं 3D, क्या ये पैरेलल है क्या? अच्छा क्या दोनों कट कर रहे हैं क्या?
मतलब टॉर्क आएगा। टॉर्क आने का सिर्फ यही कंडीशन बताइए। इस समय क्या दोनों पैरेलल है क्या? नहीं है ना? क्या दोनों कट कर रहा है क्या? तो टॉर्क आएगा। और इसी को बोलते हैं स्क्यू लाइन। टॉर्क सिर्फ और सिर्फ स्क्यू लाइन के ही केस में आएगा। क्लियर? नोट कर लीजिए इसमें। जब पैरेलल बचा नहीं, कट किया तब भी नहीं बचा, तो टॉर्क आएगा कब? जब स्क्यू लाइन होगा। और स्क्यू लाइन का मतलब वही जो सर फिंगर से दिखा रहे थे जो ऐसे बता रहे थे, अब उसको कैसे हम बता सकते हैं? लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, ये इसकी वैल्यू ये 3D में ही पॉसिबल हो सकता है, 2D में कभी नहीं पॉसिबल होगा। ये 3D में ही पॉसिबल होगा। अच्छा, यहां से आप लोग क्या समझे? कौन सा लाइन टॉर्क देगा? स्क्यू लाइन होना भी, स्क्यू लाइन होना भी। अच्छा, कोई बोलना चाहिए, देखो हम पूछते हैं कैसे ना, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए ध्यान से, ये बता रहा है ये 3D में। देखिए इसको ध्यान से कैसे, ये 3D में कभी भी ये दोनों एक ही प्लेन में होंगे। एटा करके होगा हमेशा इन दोनों के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ये एटा हमेशा। क्लियर ना? नीट में जो क्वेश्चन आया था, मतलब मेडिकल में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था। 4 ऑप्शन दिया था, उसी में ये भी था। तो सही है ये? क्या ऑलवेज होगा? ऑलवेज पक्का है? हाँ, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ चुका है। नोट कर लीजिए इसको। रीजन ना बताए ना, इसका रीजन क्या होगा? एटा कैप हमेशा आर के भी परपेंडिकुलर, एटा कैप हमेशा एफ के परपेंडिकुलर, एटा कैप हमेशा आर और एफ से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है इसलिए डॉट डॉट 0, परपेंडिकुलर है इसलिए डॉट डॉट क्या हो जाएगा? 0। ये ऑलवेज होल्ड करेगा। ये एटा कैप के बारे में लिखना तो लिख लीजिए। एटा कैप ये यूनिट वेक्टर है जो आर और एफ के परपेंडिकुलर होगा। वैसे तो इंडिकेशन से तो पता चल ही जा रहा है कि परपेंडिकुलर होगा। मान लेते हैं एक्सिस ऐसे है, पोजीशन वेक्टर ऐसे जा रहा है, मान लेते कोई बॉडी है इस तरीके से, यहां पर फोर्स लगा ऐसे F, ये पोजीशन वेक्टर है। देखिए इसको लिखने का 2 और तरीका है। कौन कौन सा? ये जहां पर लिखे आप लोग हैं उसी जस्ट नीचे लिख सकते हैं R परपेंडिकुलर F या F परपेंडिकुलर R। क्यों ऐसा बोलना है वो यहां से बता दें। टॉर्क को लिखने का 2 तरीका यही है।
R परपेंडिकुलर F या F परपेंडिकुलर R, मतलब ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। सर तीनों में से कौन सा लगाएंगे? तो इन तीनों में से जो हमें आसान दिखेगा वो क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कहाँ पर ये आसान है, कहाँ पर ये आसान है, कहाँ पर ये आसान है, लेकिन तीनों अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा कैसे आया है देखिए, अगर F का दो कंपोनेंट तोड़े तो एक टूटेगा F पैरेलल R के पैरेलल और एक टूटेगा F परपेंडिकुलर। तो टॉर्क हमेशा फोर्स का कौन सा कंपोनेंट देगा? टॉर्क F परपेंडिकुलर। तो R इंटू F परपेंडिकुलर, यही तो लिखे R इंटू F परपेंडिकुलर। दूसरा ऐसा करिए, इस फोर्स के लाइन को आगे पीछे बढ़ाइए, क्लियर? तो फोर्स के लाइन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे, यही तो होगा R परपेंडिकुलर। अच्छा ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? अच्छा ये F cos थीटा था जिससे टॉर्क नहीं आएगा, ये F sin थीटा था जिससे टॉर्क आएगा। तो देखिए इसका R F sin थीटा मिला तो वही, मिला तो वही रिजल्ट, बस लिखने का तरीका बदला। यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये क्या आ गया 90 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस के थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो R का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा? R sin थीटा। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे F इंटू R परपेंडिकुलर। F जो फोर्स का लाइन है और जो यहाँ से पॉइंट एक्सिस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे F में, F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा ये आया कितना? तो F इंटू R sin थीटा, आंसर तो वही मिल रहा है, लेकिन लिखने का तरीका बदल गया। इसको नोट कर लीजिए और ये नेगेशन दिखा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे ये क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा। ओके इसको नोट कर लिया। चलिए बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मतलब ये इम्प्लाइज करता है, ये इम्प्लाइज कर रहा है कि फोर्स अगर जीरो है, इफ F0 then
टॉर्क 0। if torque 0 then force on body will be 0। then पहला से ही दूसरा से, पहला से ही दूसरा लगाइए दिमाग, जल्दबाजी में नहीं। सर क्वेश्चन दिए हैं, चलते सोचते हैं। सर बताए थे टॉर्क इक्वल टू RF sin थीटा होता है, और सर तो यहाँ पर लिखे हैं फोर्स 0 हो गया। अच्छा फोर्स 0 तो 0 से सब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा, पहला सही। दूसरा देखते हैं टाउ इक्वल टू RF sin थीटा। सर अभी बोल रहे थे कि टॉर्क 0 है। अच्छा ये 0 हुआ, हाँ यहाँ पर ये 0 हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी तो 0 हो सकता है। ये हो ये ना हो तभी तो 0 होगा। सर ये गलत, ये क्या होगा, उल्टा हो ठीक है। बात है कि दोनों गलत है, क्लियर है ना, दोनों गलत है। ट्रक चलाएं, ट्रक चलाएं, ट्रक। अच्छा साइकिल चलाएं, साइकिल का जो स्टीयरिंग है, मतलब ट्रक को लीजिए या कार को लीजिए, उसका जो स्टीयरिंग होता है दोनों हाथ ऐसे पकड़ करके ऐसे घुमाते हैं ना, तो एक फोर्स इधर लगता है उस स्टीयरिंग पर, एक फोर्स इधर लगता है और एक फोर्स इधर लगता है, तभी तो घूमता है। इधर फोर्स लगा इधर, तो ये स्टीयरिंग घूम गया। तो अच्छा इस स्टीयरिंग पर नेट फोर्स कितना लगा, एक इधर लगा एक इधर लगा, उसके पैरेलल में नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स 0। तो घुमा के नहीं घुमा क्या, स्टीयरिंग घुमा क्या, घुमा मतलब कि 0 कैसे हो गया, क्लियर। जो दिख रहा है जल्दी तो वो सही है, मतलब ये रोटेशन है भाई। ये कौन चैप्टर का नाम क्या था इसका, देखिए इधर फोर्स लगा F, इधर फोर्स लगा F। जब इसका एफबीडी बनाएंगे पॉइंट मास लेकर के, तो F, एक F इधर लग रहा है, एक F इधर लग रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हुए, नेट फोर्स 0। लेकिन जब ये फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स इधर लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मार्कर है, एक फोर्स इधर लगा एक फोर्स इधर, ये मार्कर घूम जाएगा, है ना। वो मार्कर क्या करेगा, घूमना मतलब टॉर्क 0। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा तो आप लोग पहले ही से सोच बैठे कि हाँ ये तो आसान है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल तो ये है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये देखिए फोर्स इधर लगा, ये भी फोर्स इधर लगा, और ये फोर्स है कि नहीं है, फोर्स नेट फोर्स है कि नहीं है, पोजीशन वेक्टर भी है क्या, एक्सिस ले रहा है, एक्सिस ले रहा है, ये एक्सिस है। अभी आप लोग यही सोच रहे थे ना इसके बारे में कि टॉर्क 0 होना मतलब जरूरी नहीं है कि फोर्स 0 हो, हम तो ये भी बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं कि R भी 0 हो, और जरूरी नहीं कि थीटा भी 0 हो, और जरूरी नहीं कि एक्सिस और फोर्स दोनों पैरेलल हो। मतलब एक्सट्रीमम क्या था, एक्सट्रीमम ये था कि तीनों होने के बावजूद भी ये 0 था। कब, जब दोनों एक्सिस पैरेलल था। एक्सट्रीम कंडीशन क्या था कि तीनों होने के बावजूद भी 0 था, क्योंकि एक्सिस पैरेलल था। हम तो बोले कि एक्सिस भी पैरेलल नहीं है, तब भी टॉर्क 0 है। वो कैसे, अब देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल इसमें है। अगर अपने पहले इसको देख लेते हैं। अच्छा घूम गया, उतना से हमको खुश नहीं होना है, हमको टॉर्क वैल्यू भी निकालना है, क्लियर ना। हम अब न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ घुमा रहे हैं, क्लियर। पहला इसका देते हैं एग्जांपल, देखिए एक्सिस हम यहाँ ले लेते हैं, एक्सिस कहीं भी ले सकते हैं, हम यहाँ ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है
और क्वेश्चन में हम ये पूछ रहे हैं कि फाइंड टॉर्क अबाउट एक्सिस ये क्वेश्चन है और ये सॉल्यूशन क्या है। एक्सिस ये है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बताइए किसी। अच्छा बताइए ये किधर घुमाएगा, तो एक्सिस के अबाउट ये किधर घुमाएगा, इधर। हम एरो से दिखा दिए, क्लियर ना। अच्छा ये किधर घुमाएगा, एक्सिस के अबाउट। यहां पर हम रुके हैं और इधर हम फोर्स लगा रहे हैं, किधर घुमाएगा, ये किधर घुमाएगा, इधर। ये किधर घुमाएगा, इधर। ये किधर घुमाएगा, एक्सिस को देख करके। एक्सिस इधर रहता, ये किधर घुमाता, एक्सिस यहाँ होता, ये किधर घुमाता, तो एक्सिस को देख करके ये किधर घुमाता, ऐसे। ये किधर घुमाता, एक्सिस अगर ये होता तो ऐसे, लेकिन एक्सिस ये है तो किधर घुमाएगा, तो एक्सिस से ऐसे, ये ऐसे। अच्छा क्या दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं क्या, इस एक्सिस के बावजूद ये फोर्स भी इधर घुमाया और ये भी फोर्स इधर घुमाया, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं क्या, यस सर। तो दोनों का टॉर्क पॉजिटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सेम साइन के होंगे। ये भी टॉर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब नेट टॉर्क किसका मिलकर क्या आएगा, नेट टॉर्क, इसका टॉर्क और इसका टॉर्क, मतलब टाउ 1 प्लस टाउ 2, ठीक है। दोनों की तरह टॉर्क आएगा, उनको जोड़ देंगे, वैल्यू कितना होगा ये बताइए। टॉर्क का फार्मूला आर एफ साइन थीटा, क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। बताइए यहाँ पर टाउ 1 इसका वैल्यू, तो आर क्या होता है, दिमाग दौड़ाइए, आर क्या होता है, आर क्या होता है, एक्सिस से यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ आर परपेंडिकुलर साइन थीटा टाउ 1 के लिए, क्योंकि एफ वाले लाइन पर एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, इसका मान देना पड़ेगा, मान लेते हैं एफ है, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो एक्सिस से एग्जाम में दिया रहेगा, हम तो सुनने चक्कर में दिए थे ना, एग्जाम में दिया रहेगा, एल दिया रहेगा। तो एक्सिस से फोर्स के बीच का डिस्टेंस कितना आया, परपेंडिकुलर वाला, ये आ गया l/2, मतलब r परपेंडिकुलर आ गया l/2, तो f l/2। अब बताइए क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया तो sin थीटा लिखेंगे नहीं, ये तो सिंगल ही रहेगा ना, तो sin थीटा उसी में आ गया, प्लस शायद इसका भी वही है क्या, फोर्स का लाइन, और ये आ गया l/2, r परपेंडिकुलर ये भी है, यहाँ भी लाइन बोल देंगे एफ आर परपेंडिकुलर, क्या जाएगा ये एफ l/2, क्या ये एफ एल आ गया क्या, ये नेट टॉर्क आ गया, और नेट टॉर्क आया तो घूमेगा, नेट टॉर्क आया तो घूमेगा। अच्छा इस रॉड का सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ये एक बात और सुना ध्यान से, ये एक्सिस कोई यहाँ ऐसा नहीं कोई कील से ऐसे बांधा हुआ है ना, ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, मतलब ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर फ्रीली रोटेट कर सकता है। ये पॉइंट ऐसे दिखाने वाला ये नहीं कि यहाँ पर ऐसे कील से ऐसे उसको वहां पे फिक्स किए होंगे, कील से उसको फिक्स नहीं किए हैं, वो सिंपली रखा हुआ है चुपचाप, यहाँ पर ये रॉड रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल पर, अब वर्टिकल होता तो ये तो नीचे गिरता नहीं, तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, एक फोर्स ऐसे लगा एक फोर्स ऐसे लगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास चलेगा कि नहीं चलेगा, बताइए इसका सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास के चलने का मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास के पास या तो वेलोसिटी हो या तो एक्सेलरेशन हो, तभी तो चलेगा। सेंटर ऑफ मास कब चलेगा, जब या तो वेलोसिटी हो या तो एक्सेलरेशन हो। पता करिए इसके सेंटर ऑफ मास फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट करता है इज इक्वल टू मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। बताइए इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना लगा, 0, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया, 0। और चूंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसका सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, मतलब इसके फोर्स लगाने से ये भले चले,
इससे लगा हुआ ये भी पॉइंट चलेगा, ये सब चलेंगे, ये इस पर फोर्स लगा ये भी चलेगा, सब चलेंगे, लेकिन इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा। क्लियर ना? तो ये प्योर रोटेशन का एग्जांपल हो सकता है, जहां पर उसका सेंटर ऑफ मास ना चले, एक्सिस ना चले, ये प्योर ही तो रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेट कर रहा है। प्योर रोटेशन का क्या था कंडीशन? किसी एक्सिस के अबाउट हर पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। ये पहला लेक्चर था रिजिड बॉडी का डेफिनेशन। क्या था कि किसी एक्सिस के अबाउट उस बॉडी के हर पॉइंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन सब कुछ क्या होना चाहिए सेम। तो ये उसी का कंडीशन है, तो ये प्योर रोटेशन है। तो ये वाला जो है पॉइंट उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन के फॉर्म में समझिए, चाहे उसका एक्सप्लेनेशन समझिए, नोट कर लीजिए। पहले इसको नोट कर लीजिए, तो पहले से नोट कर चुके होंगे, पहले वाले का एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन से। ये कभी गलती से दिमाग में नहीं चलना चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जा रहा है, पता ही नहीं चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो पॉइंट बता रहे हैं बस उसको दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, याद कर लेना है।